Hello, welcome to video number 58 of Ego is the Enemy series. इस वीडियो में ही हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे। वो चैप्टर का नाम है ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। जब सक्सेस मिले उसके बाद भी हमको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। ये इस चैप्टर के बारे में अपन देखेंगे क्या क्या है इसमें, स्टोरीज है, ये सब कुछ है। शुरुआत करते हैं कोट से। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन का कोट है, एवरी मैन आई मीट इज माई मास्टर इन सम पॉइंट एंड इन दैट आई लर्न ऑफ हिम। हर एक इंसान जिसको मैं मिलता हूँ वो मेरा मास्टर है। इन सम पॉइंट, किसी न किसी चीज़ में वो मेरा मास्टर होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चलो अभी स्टोरी स्टार्ट होता है जंगीज खान का। द लेजेंड ऑफ जंगीज खान हैज echoed थ्रू हिस्ट्री, अ बारबेरियन कॉन्करर fueled by bloodlust terrorizing the civilized world. We have him and his Mongol horde traveling across Asia and Europe, insatiable, stopping at nothing to plunder and kill not just the people who stood in their way but the cultures they had built. तो जंगीज खान की कहानी सबको पता है और इतिहास में ये कहानी सबको एक बोलते ना, जहाँ पे भी वो जाते हैं वो एक ऐसे लीडर, एक ऐसे कॉन्करर की याद दिलाते हैं जो कि खून का प्यासा था, जो कि जहाँ भी सिविलाइज दुनिया में पहुंचता था वहाँ पे सबको टेरराइज कर देता, सबको डरा देता था। हमारे दिमाग में जंगीज खान और उसके मंगोल साम्राज्य का पूरा पिक्चर आता है, जो कि एशिया और यूरोप में ट्रैवल कर रहा है, इनसेशिएबल है, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, उसको सब जगह पे कब्जा करना है। जहाँ पे भी पहुँचता है वहाँ पे प्लंडर करता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, लोगों को मारता है और जो भी उनके रास्ते में आता है और जो भी उनके कल्चर के बीच में आता है सबको मार डालता है। Then, not unlike his nomadic band of warriors, this terrible cloud simply disappeared from history because Mongols built nothing that could last. फिर अचानक से क्या होता है, जो भी चीज़ उसने बनाया वो लंबे समय तक टिक नहीं पाई। सिर्फ और सिर्फ टिके तो कौन, उसके वॉरियर्स और उसके लड़ाकू लोग जो उसके साथ में चलते थे। Like all reactionary emotional assessments, this could not be more wrong. तो जितने लोग भी रिएक्शन वाइज देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं इस जंगीज खान के वॉरियर्स को और उसके एंडेवर को, कोई भी इसको सही तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल सब लोग गलत ही बोलते हैं। बिल्कुल जहाँ पे भी ज़्यादा सब कुछ बर्बाद कर देता तो कोई भी उसको अच्छा नहीं मानेगा। लेकिन जंगीज खान दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड में से एक ही नहीं था, वो एक परपेचुअल स्टूडेंट भी था। जहाँ भी जाता था वो जीत के आता था, ऐसा नहीं था कि हारता था। तो वो कहाँ से जीतता था, वो मेन टू मेन उसका एबिलिटी था, his ability to absorb the best technologies, practices and innovation of each new culture his empire touched. जहाँ पे भी वो जाता था वो जीतता काहे के लिए था, क्योंकि वो जिधर पे भी पहुंचता था उधर पे जाके फटाफट एब्जॉर्ब करना चालू करता था। वहाँ की बेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है एब्जॉर्ब करता था, उधर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, लोग कैसे जीते हैं उसको एब्जॉर्ब करता था, तो वहाँ के इनोवेशंस को एब्जॉर्ब करता था। और हर एक नए जगह पे जहाँ पे उसका एम्पायर टच करता था, हर जगह पे सब कुछ को एब्जॉर्ब करके चलता था, सब कुछ सीख लेता था। इसकी वजह से सब जगह पे जीत पाता था। ऐसा वैसा नहीं कि बस वो पावर के दम पे वो सब जगह पे जीता, नहीं, स्टूडेंट था, सीखने का दम रखता था। In fact, if there is one theme in his reign and in several centuries of dynastic rule that followed, is this: appropriation. Under Genghis Khan's direction, Mongols were as ruthless about stealing and absorbing the best of each culture they encountered as they were about the conquest itself. तो अगर एक चीज़ अगर हम लोग को इसके मंगोल साम्राज्य से और मंगोल वाले वॉरियर से सीखने का है, तो सेवरल सेंचुरीज उसके बाद जितने भी डायनेस्टी उसने रूल किया, जितने जहाँ पे भी उसके वॉरियर लोग ने रूल किया, क्योंकि उसका खुद का साम्राज्य तो था नहीं, तो जहाँ जहाँ पे उसके साम्राज्य के जितने लीडर लोग थे वो लोग ने रूल किया, वहाँ पे था वो था अप्रोप्रिएशन। जहाँ पे भी वो लोग जाते थे वो लोग स्टीलिंग तो करते थे, मतलब चोरी चकारी तो करते थे, लूटपाट तो करते थे, लेकिन वहाँ के कल्चर को भी पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेते थे और उसको वो लोग बहुत बड़ा मानते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग लूटपाट को ही बड़ा मानते थे, वो लोग बोलते थे जिधर भी जाएंगे वहाँ का कल्चर अपन सीख लेंगे, जो भी चीज़ है उधर पे अपन छोड़ेंगे नहीं। Now they were each culture they encountered as they were about the conquest itself. Now they were essentially no technical inventions, no beautiful buildings or even great Mongol art. With each battle and enemy, their culture learned and absorbed something new. तो अगर अपन मंगोल लोग का आर्ट देखें कि मंगोल लोग कितना आर्ट बनाते थे, कितना अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे, कुछ नहीं था। तो मंगोल्स बिल्कुल भी आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो लोग बिल्कुल भी बिल्डिंग्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाने में। लेकिन जिधर पे भी वो लोग जाते थे वहाँ के आर्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करते थे, जिधर पे भी जाते थे वहाँ की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करते थे।
तो ये वो लोग की खास बात थी। विथ ईच बैटल एंड एनिमी देयर कल्चर लर्न एंड एब्जॉर्ब समथिंग न्यू। हर बार वो लोग नए जगह पे जाके लड़ाई करते थे और हर जगह पे जहाँ पे जाके वो लोग लूटपाट करते थे वो लोग उनका कल्चर कुछ नया सीख के और स्ट्रांग बनते जाता था। तो ये सीखने का क्वालिटी होना चाहिए अपने पर। Genghis Khan was not born a genius. Instead, as one biographer put it, his was a persistent cycle of pragmatic learning, experimental adaptation, and constant revision driven by his uniquely disciplined and focused will. तो उसके जो बायोग्राफर है, अभी जंगीज खान कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ था कि वो सब जगह जाके जीतते जा रहा है, जो भी लड़ाई में हाथ डालता है जीत जाता है। कोई जीनियस नहीं था वो। इनफैक्ट अगर हम लोग देखेंगे उसके बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके बायोग्राफर लोग ने क्या बोला है मालूम है क्या, कि वो हर बार जितने बार लड़ाई करता था उतने बार नया नया चीजें सीखता था और उसके अंदर इच्छा थी कि मैं कुछ नया सीखूं। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एडेप्टेशन, हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करता था और जहां पे जो चीज चलता था उसको अडेप्ट करता था। तो वो दूसरा उसके अंदर क्वालिटी था। और तीसरा उसके अंदर खास बात क्या था मालूम है, वो रिविजन करता था, कॉन्स्टेंट रिविजन करता था, जिस वजह से वो इतना अच्छा रिजल्ट निकाल पाता था। तो 3 क्वालिटी था उसके अंदर। पहला कौन सा, प्रैग्मेटिक लर्निंग, जहां भी जाता था सब कुछ अब्सॉर्ब करता था। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एडेप्टेशन, एक्सपेरिमेंट करता था, अडेप्ट करता था और कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइज करते जाता था। और उसके पास मेन चीज क्या था, उसका डिसिप्लिन और उसका फोकस्ड विल, कि उसको मेरे को क्या करना है, दुनिया को जीतना है और हर जगह पे जाऊंगा, वहां पे लोगों के बारे में सीखूंगा और फिर उसके बाद वो लोगों को हरा दूंगा, ऐसा उसका विल था। इस वजह से वो जीत पाता था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट कॉन्करर the world ever knew because he was more open to learning than any other conqueror has ever been. दुनिया भर में सबसे महान कॉन्करर, सबसे ज्यादा जगह पे जीत हासिल करने वाला लड़ाकू वो इसीलिए बना क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार था बाकी सब कॉन्करर लोग से। बहुत सारे लोग और भी आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, बहुत सारे लोग जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उससे ज्यादा ये जंगीज खान से ज्यादा सीखने वाला एटीट्यूड किसी के अंदर नहीं था। तो इसके लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्करर बन पाया। खान्स फर्स्ट पावरफुल विक्ट्रीज केम फ्रॉम द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज मिलिट्री यूनिट्स, स्प्लिटिंग हिज सोल्जर्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 10। ये जंगीज खान का जो सबसे पहली बार उसने जीता था, जहां पे उसने जीत हासिल किया मिलिट्री में, वो इस वजह से हुआ क्योंकि अपने मिलिट्री को उसने रीऑर्गेनाइज किया। उसने बोला अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे मिलिट्री को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ये सबसे पहला रीऑर्गेनाइजेशन उसने किया। दिस ही स्टोल फ्रॉम नेबरिंग टर्किक ट्राइब्स and unknowingly converted the Mongols to the decimal system। तो ये जो तरीका था ये 10-10 में डिवाइड करने का, ये भी उसका खुद का नहीं था, ये उसने आसपास के जो टर्की के ट्राइब्स थे, जो कबीले लोग थे, वो लोग से उसने सीखा और उसने डेसिमल सिस्टम में पूरा का पूरा मंगोल्स को डिवाइड कर दिया और वो लोग को पता भी नहीं चला, बरोबर। Soon enough their expanding empire brought them into contact with another technology they had never experienced before, walled cities। In the Tangut raids, Khan first learned to the ins and outs of war against fortified cities and the strategies critical to laying siege and quickly became an expert। दूसरा चीज जो उसने सीखा वो था वॉल वॉर, बरोबर। ऐसी बड़े बड़े शहर जिनके आसपास बड़े बड़े दीवारें बनी हुई है, जो फोर्टिफाइड सिटीज होती थी, वो उसने सीखा। तो फिर उसके बाद सब जगह पे उसने देखा कि जब जहां पे मैं जाऊंगा, अगर पूरे शहर के आसपास दीवार बनी है तो उसको कैसे जीतेंगे, उसको उसने स्टडी किया और फटाक से उसमें भी जीत हासिल कर लिया। तो स्टडी किया, जीत हासिल किया, ये दूसरा चीज। फिर उसके बाद देखो, लेटर विद द हेल्प फ्रॉम चाइनीज इंजीनियर्स ही टॉट हिज सोल्जर्स हाउ टू बिल्ड सीज मशीन्स दैट कुड नॉक डाउन सिटी वॉल्स। फिर बाद में उसने चाइना के इंजीनियर लोग को हायर किया और वो लोग के साथ में मिलके उसने अपने सोल्जर के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाया कि अगर किसी शहर के आसपास दीवारें बनी हुई है तो अपन ये सीज मशीन बनाएंगे, वो मशीन से अपन वो बड़ी बड़ी दीवार को तोड़ डालेंगे और उसके बाद अंदर घुस के हमला कर देंगे। तो ये तीसरा चीज सीखा। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि अभी दीवार आ गया तो अपन हो जाएंगे और पूरे दम के साथ में हमला करेंगे, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला अपन सीखेंगे कि इसको तोड़ेंगे कैसे, ये जो पूरा ये लोग ने प्रोटेक्शन बना के रखा है इसको तोड़ेंगे कैसे, वो सीखा और उसके बाद फिर गया हमला किया। इन हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द जर्ज्ड, खान लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। एक बार जब वो जर्ज के ऊपर हमला कर रहा था तो जंगीज खान ने सीखा कि हम लोग किस तरह से लोगों का दिल और लोगों का दिमाग जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, बरोबर। हमेशा लोगों के ऊपर हमला करना जरूरी नहीं है, वो लोग का दिल जीत लेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। तो वो इसने सीखा। बाय वर्किंग विद द स्कॉलर्स एंड रॉयल फैमिली ऑफ द लैंड्स ही कॉन्कर्ड, खान वाज एबल टू होल्ड ऑन एंड मैनेज दीज टेरिटरीज इन वेज दैट मोस्ट एम्पायर्स कुड नॉट। तो जब वो स्कॉलर्स और रॉयल फैमिली के साथ में मिलता था, जहां जहां पे भी हमला करने ले जाता था वहां पे वहां के स्कॉलर लोग के साथ में बैठता था
वहाँ की रॉयल फैमिली लोग के साथ में बैठता था और बात करने का तरीका सीखता था कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोगों के दिल पे कब्जा किया जाता है, वो सीखता था। इस वजह से जहाँ जहाँ पे भी वो अपना कब्जा करके जाता था उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल बना के रख सकता था, क्योंकि इसने दिल जीतना सीख लिया था। तो चौथा चीज़ सीखा क्या, दिल कैसे जीतने का। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड इन एवरी कंट्री और सिटी ही हेल्ड, खान वुड कॉल फॉर द स्मार्टेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, स्क्राइब्स, डॉक्टर्स, थिंकर्स एंड एडवाइजर्स, एनीवन हु कुड एड हिज ट्रूप्स एंड देयर एफर्ट्स। तो दूसरा एक चीज़ ये क्या करता था, इसका दिमाग कितना तेज था देखो। पहला जहाँ पे भी ये ज़्यादा था वहाँ के सबसे स्मार्ट लोगों को बुलाता था, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषी लोग, स्क्राइब्स लोग जो सबसे अच्छा हैंड राइटिंग वाले लोग हैं, डॉक्टर्स लोग वैद्य लोग को बुलाता था, थिंकर्स लोग जो सोच सके वो लोग को बुलाता था, और एडवाइजर लोग को बुलाता था कि इस एरिया में जहाँ पे मैंने अभी कब्जा किया है इधर के सबसे स्मार्ट लोग को लेके आओ, और ये लोग क्या करेंगे, मेरे आर्मी के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और मेरी आर्मी को और ज़्यादा स्मार्ट बनाएंगे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो इसके लिए वो लेके आता था वो लोग को। His troops traveled with interrogators and translators for precisely this purpose। तो उसके ट्रूप्स जो होते थे, उसके जो जितने भी सोल्जर लोग रहते थे, वो लोग इंटेरोगेटर्स के साथ में ट्रैवल करते थे। इंटेरोगेटर्स मतलब क्या, लोगों से बातचीत करने वाले लोग, जो लोगों से सवाल जवाब करके जो चीज़ को उगलवा सके, ऐसे लोग के साथ में ट्रैवल करते थे। और ट्रांसलेटर के साथ में हमेशा ट्रैवल करते थे कि जो भी शहर में जाएंगे, भले वो लोग का कोई भी भाषा होगा, अपन ट्रांसलेटर लोग को लेके घूमेंगे ताकि उनके अंदर जितना भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपर्टीज है, पूरा अपन ऑब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि ये लोग ऑब्जॉर्व करने में मानते थे। इसके लिए इतनी जगह पे जाके जीत पाते थे। ऐसा नहीं कि जहाँ गए बस वहीं तलवार लिया, धार 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 हमला चालू, सोचने का और उसके बाद आगे बढ़ने का। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। अभी आगे देखो, इट वॉज अ हैबिट दैट वुड सर्वाइव हिज डेथ। ये एक ऐसी हैबिट थी जो कि उसको डेथ से बचा सकती थी। वाइल द मंगोल्स देमसेल्व्स सीम डेडिकेटेड अमॉन्ग्स ऑलमोस्ट सोली टू द आर्ट ऑफ वॉर, they put to good use every craftsman, merchant, scholar, entertainer, cook and skilled worker they came in contact with। तो ये जो मंगोल लोग थे, ये लोग का तो मेन एक ही चीज था, ये लोग को आर्ट ऑफ वॉर आता था, ये लोग को लड़ाई जीतना आता था, लेकिन बाकी सब लोगों को ये लोग सही जगह पे प्लेस कर देते थे, सही जगह पे काम पे लगा देते थे। अगर वो क्राफ्ट्समैन है तो उसको नाव बनाने में लगा देते थे, अगर वो मर्चेंट है तो उसको बिजनेस बढ़ाने में लगा देते, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा वॉर और लड़ सकते हैं। स्कॉलर्स को लगा देते ताकि वो हिस्ट्री और बुक्स विक्स लिख सके, एंटरटेनर्स को लगा देते ताकि वो अपने प्रजा को और प्लस अपने कॉम्पिटिटर्स को बिजी रख सके, कुक्स को, स्किल्ड वर्कर की, इसको भी अपने आसपास वो लोग देखते थे, सबको काम पे लगा देते और कैसे न कैसे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो लोग आगे बढ़ाते थे। द मंगोल एम्पायर वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स रिलीजियस फ्रीडम्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर इट्स लव ऑफ आइडियाज एंड कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर्स। तो मंगल एम्पायर बहुत ही रिमार्केबल था, क्योंकि बाकी एम्पायर्स की तरह ये नहीं था कि बोलता था कि एक ही रिलीजन को फॉलो करो, एक ही कल्चर को फॉलो करो। मंगोल एम्पायर वाले लोग बोलते थे आपको जो कल्चर फॉलो करना है करो, हमारे कल्चर को आपके कल्चर के साथ में मिक्स करो और एक नया कल्चर बनाओ। और वो उसके लिए भी ये लोग ओपन रखते थे कि जिसको हमारे कल्चर के साथ में मिक्स होना है आ जाओ, अपन हमारा दोनों का कल्चर मिक्स करके फ्यूजन करके एक नया कल्चर बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा था वो लोग के बात में। इट ब्रॉट लेमन्स टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम एंड चाइनीज नूडल्स टू द वेस्ट। ये मंगोल एम्पायर ही था जिसने चाइना में सबसे पहली बार नींबू लेके आया, लेमन्स लेके आया, और चाइना से उठा के नूडल्स कहाँ लेके गया, यूरोप में लेके गया। मंगोल एम्पायर की वजह से ऐसा हुआ। इट स्प्रेड पर्शियन कार्पेट्स, जर्मन माइनिंग टेक्नोलॉजी, फ्रेंच मेटल वर्किंग एंड इस्लाम। द कैनन which revolutionized warfare was said to be the resulting fusion of Chinese gunpowder, Muslim flamethrowers and European metalwork। तो ये मंगोल लोग ही थे जिन्होंने पर्शिया के कारपेट्स को फेमस किया और जर्मन माइनिंग टेक्नोलॉजी को फेमस किया। जर्मनी से जो आया माइनिंग का टेक्नोलॉजी था कि जमीन से खोद के अपन मिनरल्स निकाले, उसको फेमस किया। फ्रेंच मेटल वर्किंग, फ्रांस से आया हुआ मेटल वर्किंग को फेमस किया, और इस्लाम को दुनिया भर में फेमस किया, इस्लाम धर्म को फेमस किया। वो कैनन जो जिसको हम लोग तोप बोलते हैं, वो तोप जो था वो भी ये लोग नहीं लाया था, 3 चीज़ का फ्यूजन करके। सबसे पहला वो लोग ने चाइनीज गन पाउडर को, और मुस्लिम फ्लेम थ्रोवर जो फ्लेम थ्रोवर थे जो आग फेंकते थे वो, और यूरोपियन मेटल वर्क, तीनों को कंबाइन करके ये लोग ने तोप बनाया था। तो ये लोग का ही उसमें भी हाथ था ये लोग का। इट वॉज मंगोल ओपननेस टू लर्निंग एंड न्यू आइडियाज दैट ब्रॉट देम टुगेदर। ये सब तीनों को भी मिला के तोप बनाने का और तोप का आइडिया जो था वो डेवलप करने का मेन टू मेन किसका था, वो मंगोल ओपननेस की। वो लोग हर चीज़ को का फ्यूजन बनाने की कोशिश करते थे, ओपननेस था वो लोग के अंदर। इस वजह से ये नई नई चीज़ें, और ये बोलते ना एक जगह का कल्चर दूसरी जगह पे पहुंच पाया, नहीं तो फिर सब जगह पे वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहता, बराबर। तो हमेशा क्या करना है अपने को
किसी भी कल्चर को ऐसा नहीं कि हमारा ही कल्चर अपनाओ, दूसरे के कल्चर को भी अपन फ्यूजन कर सकते हैं. This is not, as first we succeed, we will find ourselves in new situations, facing new problems. जब भी हम लोग को सक्सेस मिलेगा, अभी अपने लिए ऑर्डर है, अपने लिए बुक का सजेशन है कि जब हम लोग पहली बार सक्सेस पाएंगे तो हम लोग अपने आप को नए नए सिचुएशंस में पाएंगे, नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ पाएंगे. द फ्रेशली प्रमोटेड सोल्जर मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. जो नया नया प्रमोशन अगर किसी सोल्जर को मिला है उसको पॉलिटिक्स सीखना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स नहीं आएगा, सिर्फ वो सोल्जर बन के रह जाएगा तो उसका प्रमोशन कुछ काम का नहीं है, आज नहीं तो कल प्रमोशन चला ही जाएगा. द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. द सेल्समैन हाउ टू मैनेज. जो नया नया सेल्समैन अगर उसको प्रमोशन मिला है तो उसको मैनेज करना सीखना चाहिए. द फाउंडर हाउ टू डेलीगेट. अगर किसी फाउंडर को प्रमोशन मिला है, मतलब उसको प्रमोशन मिला, मतलब किसी फाउंडर को क्या मिलता है, पैसा मिलता है. अगर उसको फंडिंग मिल गया तो उसको डेलीगेशन आना चाहिए कि मैं अब काम को कैसे डिवाइड करूँ, वरना वो सब वही फाउंडर ने जब शुरुआत में कंपनी बनाया था तो वो खुद से पूरा का पूरा लगा हुआ था कि अपन सब काम करेंगे. लेकिन अभी आपके पास पैसा आ गया तो अभी आपका काम क्या है, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू डेलीगेट, कि चीज़ों को दूसरों को काम देना सीखो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही काम करते बैठ जाओ. द राइटर हाउ टू एडिट अदर्स. अगर राइटर को सक्सेस मिला है तो उसको एडिटिंग सीखना पड़ेगा. नए प्रॉब्लम्स उसके सामने क्या है कि एडिटिंग कैसे सीखे. कॉमेडियन को अगर सक्सेस मिला तो उसको एक्टिंग सीखना पड़ेगा कि मैं एक्टिंग कैसे करूँ. द शेफ टर्न्ड रेस्टोरेंटर हाउ टू रन द अदर साइड ऑफ द हाउस. अगर कोई शेफ है जिसने सक्सेस पाया है, अगर वो रेस्टोरेंट उसने अपना खुद का चालू कर लिया, सक्सेस मिला ना, पहले शेफ था अभी रेस्टोरेंटर हो गया, अभी उसके पास खुद का रेस्टोरेंट है, तो अब उसको क्या सीखना पड़ेगा, उसके सामने नया चैलेंज क्या है कि अपन ये हाउस का दूसरा साइड कैसे संभाले, रेस्टोरेंट को कैसे संभाले. किचन संभालना अलग बात है, किचन में क्या है, ऑर्डर आएगा फटाफट बनाओ और दे दो. लेकिन रेस्टोरेंट संभालना अलग बात है, लोग आएंगे, लोगों को मैनेज करना, कि लोग बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लोगों से रिलेशन मेंटेन करके रखना, ये नया चैलेंज आता है. तो जैसे हमको सक्सेस मिलता है, वी हैव अनदर लेवल ऑफ चैलेंज, अपने पास दूसरे लेवल का चैलेंज रहता है, वो चैलेंज को मैनेज करना आना चाहिए. राइट. दिस इज नॉट अ हार्मलेस कंसीट. द फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर हु हेल्प्ड डेवलप द हाइड्रोजन बॉम्ब once observed that as our island of knowledge grows, so does the shore of our ignorance. तो इसको ही लेके फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने बोला है कि उसने क्या बोला कि जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसा हमारा इग्नोरेंस का शोर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है. मतलब समझो हमने एक आइलैंड बनाया, जो नॉलेज का आइलैंड है, अपने को बहुत नॉलेज मिल गया, लेकिन उसके आसपास जो शोर है, मतलब समंदर का किनारा है, उस समंदर के किनारे पे अपने को अज्ञान मिलेगा ही, इग्नोरेंस मिलेगा ही. मतलब धीरे धीरे हम लोग नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं. तो वो चीज़ अपने को छोड़ना नहीं है. हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग सक्सेस का आइलैंड बनाएंगे उसके आसपास इग्नोरेंस का शोर नहीं होना चाहिए, उसके पास इग्नोरेंस का किनारा नहीं होना चाहिए. In other words, each victory and advancement that made Khan smarter also bumped him against new situations he had never encountered before. अगर ये जंगीज खान की कहानी पे अपन वापस आए तो हर बार की वो कुछ नया अचीव करता था, नया सक्सेस मिलता था, हर बार उसको एक नया सिचुएशन, नया प्रॉब्लम मिलता था जो कि उसने आज तक कभी भी फेस नहीं किया था. तो ऐसा नहीं कि उसको सक्सेस मिलता था सब कुछ मिल जाता था, नए प्रॉब्लम्स, नए सिचुएशन मिलते थे. ऐसे ही अपने साथ भी होगा. इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी टू ग्रास्प दैट यू नो लेस इवन एज यू नो एंड ग्रास्प मोर एंड मोर. हमारे अंदर एक स्पेशल काइंड का ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होना चाहिए. वो रहेगा तभी हम लोग मान सकते हैं कि जैसे मेरे को नया नया सक्सेस मिल रहा है वैसे ही मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता, ऐसा मानने के लिए भी अपने पास एक स्पेशल टाइप का ह्यूमिलिटी होना चाहिए. वो था किसके अंदर, जंगीज खान के अंदर. जिधर भी पहुंचता था वो बोलता था मेरे को एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, बताओ मेरे को सब कुछ बताओ, मुझे कुछ नहीं पता. बरोबर, क्योंकि उसके पास नया सिचुएशन, नए प्रॉब्लम्स आते थे. ये चीज़ अगर हमारे पास रहेगा तो हमारा सक्सेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं पे हम लोग स्टैग्नेंट रहेंगे या तो वहां से रास्ता वापस होना तय है. इट इज रिमेंबरिंग सोक्रेटिस विजडम ले इन द फैक्ट दैट ही न्यू एंड ही न्यू नेक्स्ट टू नथिंग. अपने को बार बार वो सोक्रेटिस के विजडम के ऊपर जाना पड़ेगा. तो जितना नई चीजें सीखता था वो बोलता था मेरे को कुछ नहीं पता, फिर नहीं कुछ सीखता था वो बोलता था मेरे को कुछ नहीं पता. तो ऐसे ही हम लोग को भी देखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी सक्सेसफुल होंगे हमारे पास नया सिचुएशन, नए प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका हमको मान के चलना है कि अपने को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो अपने को सीखना पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं. With accomplishment comes a growing pressure to pretend that we know more than we do. जब हम कुछ भी अकम्प्लिश करते हैं तो एक बढ़ता हुआ हमारे ऊपर प्रेशर आता है ऐसा दिखावा करने का कि जितना हमको मालूम है उससे ज़्यादा अपन दिखावा करते हैं कि अरे मेरे को तो सब आता है. बराबर, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि अगर मैंने इतना सक्सेस पाया है, अगर किसी को ये पता चले कि मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा. सब लोग बोलेंगे अरे क्या सक्सेस पाया आपने जब आपको इसके बारे में नहीं पता. ठीक, जैसे टीचिंग के टाइम पे हम लोग के साथ ऐसा बहुत होता है
कि बच्चे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चन का जवाब हमको नहीं पता होता। अगर हम बोलते हैं कि इस चीज़ का जवाब हमको नहीं पता तो बोलते हैं अरे आप तो सर हो तो आपको तो पता होना चाहिए ना। तो ऐसे केस में अगर मेरे ऊपर ईगो हावी हो गया और मैं सोचूंगा कि अरे अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया तो ये मेरे बारे में क्या गलत सलत सोचेगा, तो फिर क्या हो गया, वापस से हम लोग क्या वापस जा रहे हैं इग्नोरेंस की तरफ। लेकिन अगर हम लोग ने एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे को कुछ नहीं आता बाबा, आपको ये सवाल है, जिस जो कंसर्न इंसान है उससे जाके पूछो, जिधर पे जिसको जवाब पता है उसके पास मैं आपको भेज सकता हूँ, इतना मैं अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को सब कुछ तो नहीं पता है। टू प्रिटेंड वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग Cynthia infla, knowledge puffs up. That's the worry and the risk, thinking that we are set and secure, when in reality understanding and mastery is a fluid continual process. तो एक टर्म है सिंटिया इन्फ्ला, जिसका मतलब है नॉलेज पफ्स अप। जितना हमारे पास नॉलेज रहता है उतना हम लोग उसको पफ अप करते हैं, जैसे वो पॉपकॉर्न उड़ी मारता है ना, वैसे नॉलेज भी उड़ी मारते हैं, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, पता है, कुछ नहीं पता होता। और उसकी वजह से हम लोग क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि हमको समझना है कि मास्टरी का जो जर्नी है, अगर हमको किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है तो वो एक फ्लूइड और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे पानी हमेशा बहते रहता है तभी ताज़ा रहता है, वैसे अपना नॉलेज भी जितना ज़्यादा बहते रहेगा, अपन उसको नया नया चीज़ सीखते रहेंगे तभी ताज़ा रहेगा, नहीं तो हमारा नॉलेज भी बासी हो जाएगा। नॉलेज भी पुराने ज़माने का नॉलेज लेके बैठे रहेंगे, अपने बोलेंगे अपने को सब आता है, समझा। इसके लिए नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहने का, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट स्टोरी ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।